चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अपने पास वन वन फंक्शन था, मेनी वन फंक्शन था, ऑन टू फंक्शन था, मेनी वन ऑन टू फंक्शन था। पर इसी में हम जब देख रहे थे कि अपने पास मेनी वन फंक्शन तो था, डैट मीन्स कि हमने इस एग्जांपल पर हमने स्टॉप किया था कि अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लेते हैं तो ये 1/2 आता है, और साइन 150 डिग्री भी जब सॉल्व करते हैं तो ये भी कितना आता है हमारे पास 1/2 आता है। डैट मीन्स कि हमने ये देखा था कि अगर मेनी वन फंक्शंस तो क्या है अपना एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मेनी वन फंक्शन अपना होता है। पर इसी मेनी वन फंक्शन में यानी कि इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को हम इन्वर्स कर दें, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम अगर इन्वर्स कर दें, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, और ये हो जाएगा साइन 30 और ये हो जाएगा साइन 50। इन्वर्स करने का मतलब मैंने क्या बोला था, इन्वर्स का मतलब सीधा सीधा उल्टा, यानी कि जो कोडोमेन वाला टर्म है वो क्या बन जाएगा हमारा डोमेन बन जाएगा, और डोमेन रेंज हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। तो हमने देखा था कि मेनी वन फंक्शन तो अपने पास होता है, पर वन टू मेनी फंक्शन अपने पास नहीं होता है। तो वन टू मेनी फंक्शन नहीं होता है तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जैसे ही हम इन्वर्स करते हैं तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि चैप्टर ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन चैप्टर हमारे पास क्या हो गया, चैप्टर तो अपने को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर तो वन टू मेनी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हमने पढ़ा कि अपने पास मेनी वन फंक्शंस तो एग्जिस्ट होता है, पर वन टू मेनी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता है। फंक्शन में जितने भी रूल मैंने आपको पढ़ाया, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन और वन टू फंक्शन, इसमें एक वन वन ऑन टू फंक्शन था। उसमें हमने ये देखा था कि जितना भी अपने पास डोमेन होगा, मतलब जितना भी अपने पास सेट ए का एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, एक यूनिक इमेज होगा। मतलब कि हर एक इमेज का क्या होगा, एक यूनिक इमेज होगा, और हर एक इमेज का एक यूनिक इमेज होगा, और हर एक प्री इमेज का एक इमेज होगा। हर एक इमेज का एक प्री इमेज होगा, और हर एक प्री इमेज का क्या होगा, एक इमेज होगा। तो अगर हम ये कर दें यहाँ पे ये कर दें कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पर ये कर दें कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम ये बोल दें कि डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा, मतलब डोमेन क्या, देखिए डोमेन का मतलब समझिए, फंक्शन जहाँ से वैल्यू को उठाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब कि इस केस में अगर हम डोमेन का वैल्यू ले रहे हैं, मतलब x का वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर y के केस में हम क्या लेंगे, फंक्शन का वैल्यू लेंगे। तो एग्जैक्टली आप मतलब समझिएगा कि फंक्शन जहाँ से वैल्यू उठाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा डोमेन। सही है। तो हमने क्या किया कि अगर हमने बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हर एक का क्या होगा, एक सिंगल यूनिक इमेज होगा। मतलब कि किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें अगर हम ले लें यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू साइन में 1/2, साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2, तो इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आएगा जो कि क्या होगा, अपना रिपीट करेगा। तो यहाँ पर अपने को ये तो क्लियर हो गया कि ऑन टू फंक्शन में अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें और हम ये बोल दें कि हर एक का एक सिंगल इमेज होगा और हर एक इमेज का एक सिंगल क्या होगा, प्री इमेज होगा, तो उस केस में तो क्या है अपना अब जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो अपना मीनिंग क्या होगा, अपना मीनिंग चेंज नहीं होगा। अब हम इसका इन्वर्स कर दें, इसका तो क्या हो जाएगा, हमारा हर एक प्री इमेज का एक सिंगल इमेज होगा और हर एक इमेज का क्या होगा, एक सिंगल प्री इमेज होगा। तो कहने का मतलब है कि हम डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हर एक का क्या होगा, एक सिंगल यूनिक इमेज आएगा।
तो हमारा जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो हमारा किस में सॉल्व होता है, 1/(1/2) फंक्शन में जो होता है वो सॉल्व होता है। अब चलिए तो अब आगे देखते हैं हम कि अभी मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस क्लास में कि हम यहाँ पर इस टेबल को देखते हैं कि साइन इनवर्स का जो वैल्यू है वो कितना होगा, सही है ना। साइन इनवर्स का जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो साइन इनवर्स का डोमेन मैंने आपको बताया था, साइन का जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1 होता है। ये हम लोग कर चुके हैं कि साइन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो यहाँ पे -π/2 पे होता है जो कि -1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो इस π/2 पे होता है जो कि 1 होता है। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, -1 to 1 पे। और इसका रेंज बोलते हैं या प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। तो रेंज होगा, देखिए रेंज कैसे हम डिसाइड करेंगे, साइन जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है। मैंने बोला कि अपना कोई भी इमेज क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम अगर इस टर्म में ले लें, मतलब कि -π/2 से π/2 वाले टर्म में ले लें, तो इसमें कोई भी वैल्यू क्या होगा, हमारा रिपीट नहीं होगा। तो साइन का जो रेंज होगा वो कितना होगा हमारा, -π/2 to π/2। अब ये -π/2 to π/2 को मैंने क्लोज ब्रैकेट में रखा है, क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू π/2 पे भी एग्जिस्ट होगा इस पे, और -π/2 पे भी एग्जिस्ट होगा इस पे, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने क्लोज ब्रैकेट में रखा। देखिए क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट आप समझिएगा, मतलब इसका क्या होता है कि अगर ओपन ब्रैकेट है जिसको हम ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ हम सपोज हम ऐसे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू विदिन अ ओपन ब्रैकेट a to b, या फिर x बिलोंग्स टू विदिन अ ओपन ब्रैकेट 2 to 3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x का जो वैल्यू है वो इस 2 से 3 के बीच में जो है वो कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब एक नंबर लाइन लिया, ये नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से ∞ तक। अब इसमें हम देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो 2 से 3 के बीच में कहीं एग्जिस्ट होता है। डेट मीन्स कि यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 2.00001 से लेके 2.99999 तक सब कुछ हो सकता है, पर 2 और 3 यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। किसमें, ओपन ब्रैकेट में। मतलब x का जो वैल्यू 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, मतलब इसके बीच में होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो डॉट लगाया है, इस डॉट को मैंने क्या कर दिया, होल कर दिया। यही हम अगर क्लोज ब्रैकेट ले लें, क्लोज ब्रैकेट ले लें, तो क्लोज ब्रैकेट में सेम एग्जांपल हम लेते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू विदिन अ क्लोज ब्रैकेट a to b, या फिर x बिलोंग्स टू विदिन अ क्लोज ब्रैकेट 2 to 3। एक नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन हमेशा हमारा -∞ to +∞ होता है। इस -∞ to +∞ में इस 2 3 को अगर हम अज्यूम करें, यानी कि 2 और 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का जो वैल्यू है क्लोज ब्रैकेट में वो इस 2 3 पर एग्जिस्ट करेगा और इस 2 3 पर भी होगा। मतलब कि क्लोज ब्रैकेट में इस केस में आप इसको लिख सकते हो कि x जो है वो 2 से बड़ा और बराबर है और 3 से छोटा और बराबर है। पर ओपन ब्रैकेट में आप इसको क्या लिखोगे कि x जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये माइनर सा कंसेप्ट है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का, या फिर आप ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल भी इसको बोल सकते हो। माइनर सा कंसेप्ट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या दिया कि साइन का जो वैल्यू वो -1 से 1 है। क्यों? क्योंकि -1 पे यानी कि -1 यानी कि -π/2 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और π/2 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए साइन का जो डोमेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन का मिनिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और रेंज जो होगा वो -π/2 से π/2 होगा। नेक्स्ट हम कॉस का लेते हैं। अब देखिए कॉस का जो डोमेन हो जाएगा कॉस इनवर्स का वो कितना हो जाएगा, अगेन हमारा -1 से 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का जो वैल्यू भी होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। अब देखिए कॉस के हम रेंज की बात करते हैं, वापस रेंज बोलते हैं या फिर इसका प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। कॉस की हम रेंज की बात करते हैं अगेन, तो रेंज
का मैंने बोला कि अपने को एक यूनिक इमेज लेना है, हर एक का एक सिंगल इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो कॉस का देखिए, कॉस क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। तो कॉस के वैल्यू को लेते हैं, तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, मैंने बोला आपने को एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेना है। तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से पाई, यानी कि कॉस का जो प्रिंसिपल ब्रांच इसका रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 0 to पाई। नेक्स्ट हम इसी तरीके से tan का लेते हैं, tan इनवर्स 1 का। अब tan का पता है कि अपने को डोमेन क्या होता है, tan का ऑल रियल नंबर होता है, क्योंकि tan अपना 0 डिग्री भी वैल्यू होता है उसका, और tan का वैल्यू हमारा इन्फिनिटी भी आता है। तो tan का डोमेन क्या होता है हमारा, ऑल रियल नंबर। अब देखिए tan का जो डोमेन होता है वो हमारा होता है रियल नंबर। अब इसको ऐसे समझिए कि फिर से वापस लेते हैं, tan क्या होता है, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें निगेटिव। मैंने बोला कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेना है, लेकिन आप देखो कि अगर हम ये लें तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है और ये लें तो भी पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि tan का जो वैल्यू है, tan का क्या होता है अपना वैल्यू, tan थीटा इक्वल टू होता है अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें हम क्या करें, हमेशा नोमिनेटर वाले टर्म का सिंबल क्या होता है पकड़ते हैं। तो नोमिनेटर वाले टर्म का सिंबल पकड़ लेंगे, तो नोमिनेटर वाले टर्म का सिंबल क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा नोमिनेटर वाले का, -π/2 से π/2। तो tan का भी जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, -π/2 से π/2। तो चलिए हमने साइन देख लिया, कॉस देख लिया और tan देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉसेक। कॉसेक इनवर्स 1 का कितना होता है। तो देखिए कॉसेक इनवर्स 1 का जो डोमेन होता है वो होता है हमारा -∞ to -1, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब देखिए इन्फिनिटी को मैंने ओपन ब्रैकेट में रखा है, जबकि -1 को मैंने क्या किया यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में रखा है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है। इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा ये समझिए। देखिए इन्फिनिटी का मतलब सीधा सीधा दिमाग में फिट कीजिए, इन्फिनिटी का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर। इन्फिनिटी का मतलब अनंत नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो सीधा सीधा हमने क्या बोल दिया, उसको इन्फिनिटी बोल दिया। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा नंबर जो कि चलता जाता है, इसलिए हम इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन -1 तो अपना एग्जिस्ट होगा। अच्छा, तो कॉस का डोमेन कितना हो जाएगा, -∞ to -1 और 1 to इन्फिनिटी। अब कॉसेक के रेंज की बात करेंगे, तो कॉसेक किसका उल्टा है हमारा, साइन का। तो कॉसेक का जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, अगेन जो कि साइन का रेंज हो जाएगा, यानी कि -π/2 से π/2। यहाँ पे हम एक 0 को माइनस कर देंगे कॉसेक में। 0 को माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि साइन 0 डिग्री कितना होता है हमारा 0, और साइन का उल्टा क्या है कॉसेक। तो कॉसेक का उल्टा करेंगे यानी कि साइन, तो साइन 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। तो इसका उल्टा जब करेंगे यानी कि कॉसेक 0 डिग्री, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो कॉसेक अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करें तो कॉसेक इनफाइनाइट जो होता है इसके बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए कॉसेक का जो वैल्यू होता है रेंज वो कितना होता है हमारा, -π/2 से π/2 होता है, एक्सेप्ट -0 इस नंबर लाइन के बीच में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक का। तो सेक का डोमेन भी कितना हो जाएगा, सेक का डोमेन हो जाएगा हमारा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और सिमिलरली जैसे हमने कॉसेक का निकाला है, तो इसका रेंज यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच कितना हो जाएगा, तो 0 से पाई -π/2। सेम नेक्स्ट करते हैं कॉट इनवर्स का। तो कॉट का tan का ऑल रियल नंबर है, तो कॉट का भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, और इसका जो रेंज है वो हो जाएगा -π/2 से π/2, जो कि इसका क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। आई एम सॉरी, कॉट का रेंज कितना हो जाएगा हमारा, कॉट का रेंज जैसे हमने tan का निकाला था, यहाँ पे tan का कैसे निकाला था, साइन बाई कॉस। तो कॉट का क्या कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा विच इज इक्वल टू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नोमिनेटर वाले टर्म का पकड़ लेते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नोमिनेटर वाले टर्म का सिंबल हमेशा पकड़ लेते हैं। नोमिनेटर वाला क्या है हमारा कॉस थीटा, तो कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच उसका रेंज क्या है हमारा 0 to पाई, तो इसका भी प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि इसका रेंज जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 0 to पाई। सही है। अब देखिए ये टेबल मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। अब आपको करना क्या है कि इस टेबल को एकदम आपके गले पर रखना है, क्योंकि ये टेबल आपको क्वेश्चन बनाने के दरमियान आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत आएगा इस टेबल का। सही है ना, क्योंकि आपका कई बार आंसर जो होता है ना वो रेंज के दायरे के बाहर आ जाएगा। विद इन हेल्प ऑफ दिस टेबल आप क्या करेंगे, उसको रेंज के दायरे के अंदर में लाएंगे। ठीक है, कितना, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आगे कुछ प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे।